आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सरकारी सेवा योजन चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने एक भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं, जो बड़ौदा यूपी बैंक से आई है। ध्यान रहे, मैं आपके सामने वही वैकेंसी लाने का प्रयास करता हूं जो आपके तक मीडिया प्लेटफॉर्म से आसानी तक नहीं पहुंच पाता है, अर्थात जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को हो पाती है, वही वैकेंसी मैं आप लोगों के सामने लाता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इससे क्या है कि जैसे ग्रामीण अंचलों में दूर दराज रहने वाले लोगों के पास भी हमारी बात आसानी से पहुंच जाएगी और उनको लाभ होगा। अब आइए बात करते हैं। ये बड़ौदा यूपी बैंक से वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 62 पद निकला हुआ है और ये 62 पद 31 जिलों से निकला हुआ है, यानी प्रत्येक जिले में 2 वैकेंसी है और इसको पुरुष या महिला कोई भी भर सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक होनी चाहिए। पद का नाम है बीसी सुपरवाइजर, बैंक मित्र पर्यवेक्षक, और इसमें कंप्यूटर योग्यता जो है वो कंपलसरी नहीं है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपको, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना है आपको, और उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। वेतन इसमें 15,000 रुपया है और 3,000 रुपए इंसेंटिव देने होंगे। ऑफलाइन फॉर्म है, इसको हाथ से भरना है और मैं आपको फॉर्म भरने के बारे में भी बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है फॉर्म गलत भरते हैं और ऑफलाइन फॉर्म में अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपका फॉर्म लास्ट में निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए ऑफलाइन फॉर्म भरने में ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। जरा सा भी गलती करेंगे तो वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो मैं फॉर्म भरने की विद्या आपको बताऊंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 जनवरी 2023 है। जैसा कि हमने वेतन के बारे में जिक्र किया, 15,000 रुपया वेतन है, 3,000 रुपया इंसेंटिव है, और जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंक मित्र की वो ये होती है कि बड़ौदा यूपी बैंक के अंतर्गत जितने भी सीएसपी हैं, जितने भी ग्राहक सेवा केंद्र हैं, उन्हीं का सुपरविजन करना होता है आपको। ये सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या क्या लगेगा, मतलब डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में शैक्षिक योग्यता की स्वप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए, जिसमें अंक पत्र हो, प्रमाण पत्र हो, और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग के बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उसकी छाया प्रति चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ है तो उसकी भी एक छाया प्रति लगाएं। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपने कहीं काम किया है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। हालांकि इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है या कंप्यूटर की कोई डिग्री लगानी है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की डिग्री लगाते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र लगाते हैं, तो आपको वरीयता मिलती है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगाना है। सेवा योजन पंजीकरण, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने कराया है तो उसकी छाया प्रति लगाएंगे, अगर नहीं कराया है तो आप करा लीजिएगा। उसका पंजीकरण संख्या लिखना है। एक लिफाफा अंदर लगाना है आपको, जो आप फॉर्म पैकअप करेंगे, लास्ट में हम दिखाएंगे आपको, उसमें एक लिफाफा अपना नाम पता हुआ लिख के लगाएंगे। अब हम आते हैं कि कौन कौन से जिले से निकला हुआ है, ये वैकेंसी किस किस जिले से निकली हुई है।
इसमें 31 जिले हैं, जिसमें बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अयोध्या, जौनपुर, मऊ, अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बरेली, बलिया, चंदौली, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रयागराज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी और गाजीपुर। ये 31 जिले हैं। हर जिले से 2-2 वैकेंसी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र के बारे में हमने आपको बता ही दिया, 21 से 45 के बीच में उम्र होनी चाहिए। ये ऑफलाइन फॉर्म है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हाथ से भर करके स्पीड पोस्ट करना है। अब आइए हम बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे कैसे भरा जाएगा। अब ये फॉर्म का प्रारूप है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है तो आप अपने हाथ में ले लें और मैं कॉलम नंबर 1 से जिक्र करूंगा कि कॉलम नंबर 1 से लेके आखिरी तक कैसे भरना है। सबसे ऊपर बाएं साइड में आपको एक हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना है। ये जल्दी का खींचा हुआ होना चाहिए। कई लोग बहुत पुराना फोटो लगा देते हैं तो बाद में इंटरव्यू हॉल में बड़ी समस्या हो जाती है। कॉलम नंबर 1 में आपको अपना नाम लिखना है। फिर कॉलम नंबर 2 में अपने पिताजी का नाम लिखना है। अगर महिलाएं विवाहित हैं तो वो अपने पति का नाम लिखेंगी, अगर विवाहित नहीं है, अविवाहित हैं तो अपने पिताजी का नाम लिखेंगी। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए वैकेंसी है, ध्यान रहे। फिर तीसरे कॉलम में जेंडर पूछा है कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो अगर आप पुरुष हैं तो मेल लिखेंगे, अगर महिला हैं तो फीमेल लिखेंगे। इसके बाद चौथा कॉलम है डीओबी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मतलब जन्म तिथि लिखना है। आप वही जन्म तिथि अंकित करेंगे जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में अंकित है। इसके बाद 5वां कॉलम है एड्रेस का, पता। 5वां का जो पहला कॉलम है उसमें करेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, पत्राचार का पता लिखना है। और दूसरे कॉलम में अस्थाई पता लिखना है। पत्राचार पता उस पता को कहते हैं जहां आप अस्थायी रूप से रह रहे हैं। जैसे कल्पना करिए कि आप मूल निवासी बभनान के हैं और आप गांधीनगर में आके रह रहे हैं, तो गांधीनगर का जो आपका एड्रेस होगा वो पत्राचार का पता होगा और जो मूल निवास का पता होगा यानी जो अस्थायी पता होगा वो बभनान का होगा। इस हिसाब से आप पता लिखेंगे। अब किसी किसी व्यक्ति का दोनों पता एक ही होता है, पत्राचार का भी पता वही होता है, अस्थायी पता भी वही होता है। तो आप ऊपर पत्राचार का पता लिखें और नीचे उपरोक्त लिख दीजिए। तो उपरोक्त लिखने से यह समझ में आ जाता है कि दोनों पता सेम है। आगे चलते हैं। कॉलम नंबर 6 में आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर कॉलम नंबर 7 में शैक्षिक योग्यता लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने हायर डिग्री स्नातक किया है तो आप वहां स्नातक लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप वहां परास्नातक लिखेंगे। यानी वहां आपको अपनी शैक्षिक योग्यता अंकित करना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। इसके बाद 8वां कॉलम पूछता है कि यदि आप विकलांग हैं, दिव्यांगजन हैं, तो वहां अंकित करें कि किस टाइप की विकलांगता है और कितने प्रतिशत विकलांग है। इसके बाद 9वां कॉलम जो है वो एक्सपीरियंस का है, अनुभव का है। हालांकि इस फॉर्म में एक्सपीरियंस बहुत मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अनुभव है और आपने अनुभव का जिक्र किया है तो अनुभव वालों को वरीयता दी जाती है हर नौकरियों में। तो अगर आपके पास अनुभव है तो कॉलम नंबर 9 आप जरूर भरेंगे। कॉलम नंबर 9 का जो पहला खाना है उसमें आपको संस्था का नाम लिखना है, अर्थात जिस इंस्टीट्यूशन से या जिस विभाग से या जिस कार्यदायी संस्था में आपने अपनी सेवा दिया है उस संस्था का नाम लिखेंगे पहले कॉलम में। इसके बाद दूसरे में पूछ रहा है डिजिग्नेशन, कि आप जब उस संस्था में काम कर रहे थे तो आपका पद क्या था, किस पद पर आपने काम किया है। तो दूसरे कॉलम में आप पद का नाम लिखेंगे कि हमने फला पद पे काम किया है। फिर तीसरे कॉलम में लिखा है कब से कब तक, कब से आपने किया, स्टार्टिंग डेट,
और जो आपने छोड़ा वो कहां तक आपने काम किया, कब तक काम किया है, ये इंगित करना है। इसके बाद आखिरी कॉलम में पूछा गया है कार्य का प्रकार, कि आपने किस टाइप का काम किया है, नेचर ऑफ वर्क क्या था, आपको जिम्मेदारी किस पद के लिए दी गई थी, कौन से काम के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई थी, नेचर ऑफ वर्क लिखना है सबसे अंतिम कॉलम में। इसके बाद दूसरे पेज पे कॉलम नंबर 10 है, जिसमें दो व्यक्तियों का रेफरेंस देना है आपको। दो व्यक्तियों का आप नाम लिखेंगे, दो व्यक्तियों का आप पता लिखेंगे और उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये रेफरेंस आप ऐसे व्यक्ति का लिखिएगा जो आपके हितैषी हो, क्योंकि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो वेरिफिकेशन के लिए इन्हीं दो व्यक्तियों से पूछा जाता है कि इनका कैरेक्टर कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है, इनकी कार्यप्रणाली कैसी है। तो अगर आप अपने किसी विरोधी व्यक्ति का नाम और पता दे देंगे तो वो उल्टा ही बताएगा, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए ध्यान ये रखना है कि इन दो व्यक्तियों का जिनका आप रेफरेंस दे रहे हैं वो आपके हितैषी हो, उनका नाम और पता और मोबाइल नंबर, ये तीनों लिखना है कॉलम नंबर 10 में। फिर कॉलम नंबर 11 में आपको वरीयता क्रम में जिले का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आप बस्ती जिले के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप वरीयता क्रम में पहला जिले का नाम बस्ती लिखेंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 2 में दूसरे वरीयता वाले जिले का नाम लिखना है, आप संत कबीर नगर लिखेंगे। फिर तीसरे वाले वरीयता क्रम में तीसरे जिले का नाम आप गोरखपुर लिखेंगे, या तीसरे जिले का नाम अयोध्या लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति अपने जनपद से नजदीक ही नौकरी करना चाहता है, तो इसलिए जो कॉलम नंबर 11 है वो वरीयता क्रम में जिले का नाम लिखना है। तो आप वरीयता क्रम में पहले बस्ती लिखेंगे, दूसरा गोरखपुर लिखेंगे, तीसरा संत कबीर नगर लिखेंगे, या जो आपको सुविधा हो वो आप वरीयता क्रम में लिखेंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 12 में ये कहा गया है कि आप अपने बारे में कुछ विशेष जानकारी अगर देना चाहते हैं तो कॉलम नंबर 12 में लिखिए। विशेष जानकारी का मतलब ये होता है कि आपने अक्सर इंटरव्यू दिया होगा तो देखा होगा कि इंटरव्यू में लोग ऐसा सवाल पूछ देते हैं, वो कहते हैं कि हम आप ही को क्यों रखें, आप सिद्ध करके बताइए कि आप में वो कौन सी विशेष योग्यता है कि मैं ये नौकरी आप ही को दे दूं। तो इसलिए आपको अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए ये बताना होता है कि साहब मेरे अंदर ये खूबी है, इसलिए मैं सारे अभ्यर्थियों से श्रेष्ठ हूं, मुझको रखा जाना चाहिए। तो इसमें आप अपनी योग्यता का बखान करेंगे या अपनी योग्यता की श्रेष्ठता दर्शाएंगे कि हमारी योग्यता ये है, उसमें विशेष योग्यता है कि और लोगों ने जो किया है उससे मैं कुछ ज्यादा कर सकता हूं। ये कॉलम नंबर 12 में आपको दिखाना है। इसके बाद सबसे लास्ट में यहां आप नीचे देखेंगे कि एक लाइन पड़ी हुई है, तो ये पूछ रहा है कि विज्ञापन की तिथि क्या है। यहां आप विज्ञापन की तिथि अंकित करेंगे। इंफॉर्मेशन में नोटिफिकेशन में विज्ञापन की तिथि दिया गया है। फिर यहां बाएं साइड में कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर, यहां आपको अपना हस्ताक्षर करना है बाएं साइड में। फिर दाहिने साइड में प्लेस, अगर आप बस्ती से फॉर्म भर रहे हैं तो यहां बस्ती लिखेंगे, गोरखपुर से फॉर्म भर रहे हैं तो गोरखपुर लिखेंगे, देवरिया से फॉर्म भर रहे हैं देवरिया लिखेंगे, जिस जनपद से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जनपद का यहां नाम लिखेंगे। फिर नीचे तारीख लिखेंगे, जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं उस तारीख का आप जिक्र करेंगे। इसके बाद ये फॉर्म पूर्ण माना जाएगा। फिर आप ऐसा लिफाफा ले लेंगे जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है आवेदित पद। इस कॉलम में आप लिखेंगे बीसी सुपरवाइजर, क्योंकि आप जो आवेदन कर रहे हैं वो बीसी सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिसको बैंक मित्र भी कहा जाता है। हिंदी में बैंक मित्र पर्यवेक्षक आपका पदनाम है, तो इंग्लिश में बीसी सुपरवाइजर कहते हैं और हिंदी में बैंक मित्र पर्यवेक्षक कहा जाता है। तो यहां आप ऊपर लिखेंगे बीसी सुपरवाइजर। फिर यहां आपके समुदाय का जिक्र किया गया है कि आप किस समुदाय के अंतर्गत आते हैं। अगर आप सामान्य श्रेणी में आते हैं तो सामान्य श्रेणी में टिक करिए, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में टिक करिए, अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो अनुसूचित जाति या जनजाति में टिक करिए, अगर आप दिव्यांग जन हैं
तो दिव्यांग जन के कॉलम में टिक करिए, यानी आपको ये दर्शाना है कि मैं किस श्रेणी में आता हूं। फिर उसके नीचे जो है सेवा में एड्रेस दिया हुआ है, वो एड्रेस नोटिफिकेशन में है। इस बैंक का जो हेड ऑफिस है वो तारामंडल गोरखपुर में है। गोरखपुर का एड्रेस इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप वो एड्रेस देख करके यहां लिख देंगे। फिर बाएं साइड में प्रेषक वाले कॉलम में आप अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद फॉर्म को इस लिफाफे में पैक कर देंगे और इस लिफाफे के अंदर एक ऐसा लिफाफा डालेंगे जिसमें आपका नाम और पता लिखा रहेगा, क्योंकि ये लिफाफा आपके पास जरूरी सूचना लेके आएगा। इसको इसके अंदर डाल देना है, फिर इसके अंदर फॉर्म डाल देना है और इसको पैक कर देना है। और पैक करने के बाद इसको रजिस्ट्री करिए या स्पीड पोस्ट करिए, लेकिन इस तरीके से आप करिए कि 27 जनवरी 2023 तक ये आपकी रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट गोरखपुर पहुंच जाए, क्योंकि अगर विलंब होगा तो ये आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।